गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस के यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो डियर, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि हमारा जेनेटिक्स का चैप्टर समाप्त होता है, बट कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक बार जो मेंडेलियन डिजीजेज हैं और जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं एक बार थोड़ा सा उनको समझा दीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर इन स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं यहाँ पे आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी वंशागति किस प्रकार की होती है हम उसको भी यहाँ पर समझेंगे, और किस प्रकार से ये किसकी मतलब पेरेंट्स से अपनी ऑफस्प्रिंग के अंदर किस किस तरह से स्थानांतरित हो सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को और चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ जहां पर देखेंगे आज के हम टॉपिक को। तो चलिए चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, देखते हैं आज के टॉपिक को। तो समझते हैं सबसे पहले तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है, किस तरह से इसका यूज करते हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम क्या करते हैं, ये एक प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि कोई परिवार है उसके अंदर कई पीढ़ियों तक कौन सी बीमारी उपस्थित है और कौन सी बीमारी आगे सामने आएगी। तो हम इसके द्वारा से क्या बताते हैं, ठीक है, एक प्रकार से रिकॉर्ड की तरह से काम करता है, ठीक है। यह एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है जिसके द्वारा किसी फैमिली में कई पीढ़ियों से, कई जनरेशन से तथा आने वाली कई जनरेशन से तथा आने वाली जनरेशन में बीमारियों का पता लगाया जाता है, बीमारियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब ये किस पर आधारित होता है, ये इस तथ्य पर आधारित होता है कि परिवार में कुछ लक्षण एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पर ट्रांसफर होते रहते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि किसी परिवार में कई जनरेशन तक विभिन्न लक्षण वंशागत होते रहते हैं। जैसे कि अब किस प्रकार के लक्षण हमारे पास में वंशागत होते हैं, जैसे, ठीक है, आंख का रंग, इसके अलावा त्वचा का रंग, इसके अलावा बालों का रंग,
तथा तथा अन्य लक्षण आदि। तो ये हमारे पास में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लगातार वंशागत होते रहते हैं, उसी पर ही हमारा आधारित होता है कि यहाँ पर हमारे पास में एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स जा सकते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे ही हमारे पास में ये लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी प्रकार से बीमारियां भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। इन लक्षणों की तरह कई आनुवांशिक मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन वंशागत होते हैं, जिनका पता पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से लगाया जा सकता है। पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से लगाया जा सकता है। अब देखिए, जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसके अंदर हम बात करें तो इसमें पेडिग्री का मतलब क्या होता है? तो पेडिग्री का मतलब होता है एक प्रकार का आपका परिवार का वृक्ष। तो हम बोलते हैं ना फैमिली ट्री, परिवार वृक्ष, तो वो कुछ और नहीं होता, वही आपका पेडिग्री होता है। ठीक है, तो इसको भी हम बता देते हैं कि पेडिग्री होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पेडिग्री एक्चुअल में होता क्या है। वह चार्ट जिसके माध्यम से फैमिली ट्री मतलब कुल वृक्ष को प्रदर्शित किया जाता है, वह पेडिग्री कहलाता है। वह पेडिग्री कहलाता है। तो पेडिग्री कुछ और नहीं है, आपका फैमिली वृक्ष ही है, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं बीमारियों का। अब हम बात करेंगे जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे यहां पर। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस का महत्व, कि पेडिग्री एनालिसिस का महत्व होता क्या है, हम उसकी बात करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस का महत्व की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम बात कर लेते हैं, तो जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसकी सहायता से क्या होता है, जो हमारे पास में एक काउंसलर होता है। काउंसलर मतलब देखिए, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, लेकिन इंडिया के बाहर क्या चलता है, या फिर आप कह सकते हैं जो इंडिया की मतलब वेल एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं, जहां पे पूरी फैसिलिटीज प्रेजेंट रहती है, जिनको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता होता है, वो लोग क्या करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं और काउंसलर से बात करते हैं कि यदि हमारा कोई संतान होती है तो क्या उसके अंदर कोई बीमारी आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो काउंसलर उनकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए यह प्रेडिक्ट कर सकता है कि जो उनकी आने वाली संतान है उसके अंदर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। तो हम इसकी बताते हैं, इसकी सहायता से जेनेटिक काउंसलर किसी जोड़े को यह एडवाइस मतलब सुझाव दे सकते हैं कि उनकी संतान में किसी प्रकार का
किसी प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर उपस्थित होगा या नहीं, जेनेटिकल डिसऑर्डर उपस्थित होगा या नहीं। तो पहला तो साइड इफेक्ट मिलता है ये। दूसरा बेनिफिट हम ये बता सकते हैं कि कोई जो बीमारी है इसकी होमोजाइगोटिक कंडीशंस उपलब्ध होगी आने वाली जनरेशन में या फिर नहीं होगी। ठीक है, इसकी सहायता से यह भी पता लगाया जा सकता है कि किसी परिवार में कोई बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर होमोजाइगस का मतलब डियर क्या हुआ, जहां पे आपकी बीमारी के दोनों ही लक्षण उपस्थित होंगे उसको हम कहते हैं होमोजाइगस जेनेटिक डिसऑर्डर होमोजाइगस अवस्था में किसी पीढ़ी में या किसी जनरेशन में उपस्थित थे या होंगे। तो हम इसका आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई फैमिली है उसके अंदर जो किसी बीमारी का होमोजाइगस कंडीशन है ये उपस्थित थी किसी जनरेशन में या भविष्य में होगी, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, आसानी से। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो पेडिग्री एनालिसिस है उसके अंदर कौन से सिंबल्स का यूज किया जाता है और किस प्रकार से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी बीमारी हमारे सामने उपस्थित हो सकती है और किस प्रकार से इसका ट्री बनाया जाता है। अब देखते हैं सिंबल्स जो हमारे पेडिग्री एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पेडिग्री एनालिसिस में उपयोग होने वाले सिंबल्स, पेडिग्री एनालिसिस में उपयोग होने वाले सिंबल्स। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस में कौन कौन से हम सिंबल्स का उपयोग करते हैं हम उसको दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ सिंबल्स है जिनका उपयोग किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। तो उसको ध्यान से देखिएगा, हालांकि ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बट फिर भी आप लोग यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं। ये कुछ सिंबल होने वाले हैं जिनका उपयोग हम करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। जैसे ये हो गया एक सिंबल। ठीक है, एक सिंबल हमारा ये हो गया। ठीक, एक सिंबल ये हो गया। तो कुछ इस तरह के सिंबल होते हैं, इनका मतलब देख लेते हैं इनका मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले सिंबल की, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, ये क्या दर्शाएगा, मेल। ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, ये किसे प्रदर्शित करेगा, फीमेल को। जबकि ये वाला जो है हमारे पास में, ये वाला रिप्रेजेंट करता है आपके, जो ये वाला सिंबल है यह प्रस्तुत करता है जब हमें ये ना पता हो कि जो हमारे पास में पर्सन है वो मेल है या फीमेल है, तो हम इसको बताते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड।
सेक्स अनस्पेसिफाइड, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इनका जो सेक्स है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, तो ऐसे में हम इसका यूज कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास आ गया ये, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये जो हमने दिखाया है ये है नॉर्मल पर्सन्स विदाउट डिजीज। तो ये नॉर्मल पर्सन है जिनके अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो किस प्रकार का दर्शाते हैं उसको। देखिए, किसी के अंदर अगर जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा तो हम उसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी के अंदर कोई डिजीज प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, डार्क कलर से। जैसे हमने यहां पे दिखाया है, ये मेल हो गया जिसके अंदर बीमारी उपस्थित है, ठीक। ये फीमेल और ये वही सेक्स अनस्पेसिफाइड, जहां पर हमें सेक्स का पता नहीं है। ये क्या हो गए यहाँ पे, ये डार्क कलर से मैंने दिखाया है। तो हमने बात की है यहाँ पे, ये हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये जो ऊपर वाले हैं ये क्या है, ये हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब इनके अंदर बीमारियां प्रेजेंट है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मतलब इनमें क्या प्रेजेंट है, बीमारियां उपस्थित है। तो हम इनको इस प्रकार से दिखाते हैं, इनको डार्क कलर से दिखाते हैं। तो डार्क कलर की वजह से पता चल जाता है कि इनके अंदर बीमारियां उपस्थित है। अब डियर, इसके अंदर नेक्स्ट हम देखेंगे मीटिंग के बारे में। तो अगला केस आता है मीटिंग का, कि मीटिंग के केस के अंदर ये किस प्रकार से हम दिखाते हैं इसको। मीटिंग मतलब अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। तो मीटिंग वाले केस के अंदर सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हेल्दी इंडिविजुअल्स को दिखाते हुए। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक इंडिविजुअल है, ये क्या हो गया, मेल, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास में रेक्टेंगल है हम इससे किसको दिखा रहे हैं, मेल को दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये हो गई फीमेल, और इनके बीच में ड्रॉ कर देंगे एक सिंगल लाइन। ये जो सिंगल लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, ये रिप्रेजेंट करेगी मीटिंग को, ये रिप्रेजेंट कर देगा मीटिंग को, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हमने ये दिखाया है ठीक उसी प्रकार से हमारे पास में एक और मीटिंग को हम दिखाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है उसको बता देते हैं, ठीक है। यदि रिलेटिव्स के मध्य, ठीक है, इस प्रकार की क्रिया होती है जहां पर रिलेटिव्स के मध्य शादी करा दी जाती है और वहां पर जो है उनकी ऑफस्प्रिंग होगी, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं डबल लाइंस का, उसको दर्शाने के लिए यूज करते हैं डबल लाइंस का, इस तरह से। तो ये मीटिंग के केस में है, ठीक है। तो हम इनको क्या बताते हैं, देख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। तो हम इनके बारे में बताते हैं, ठीक है, बिटवीन अनरिलेटेड। तो यहां पे कोई रिलेटेड नहीं है, ये अनरिलेटेड पर्सन है जिनके बीच में मीटिंग हुई है। वहीं हम दूसरे केस में बात कर लेते हैं, यहां पे जो हमारे पास में हो रहा है ये हो रहा है मीटिंग आपके रिलेटिव्स के बीच में, ठीक है। ये ऊपर वाला जो केस है ये किसको दिखा रहा है, डबल लाइन से, मीटिंग परिवार के सदस्यों में। अगर फैमिली के किसी सदस्य के बीच में मीटिंग होती है तो हम उसको डबल उससे लाइनिंग से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अब फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर क्या, ठीक है। अगला आता है हमारे पास में कि मीटिंग के बाद में क्या उत्पन्न होती है, संतानें। अगर संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया, यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए बेटा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर मीटिंग होती है परिवार के सदस्यों में तो उसको हम बनने वाली संतान को कैसे दिखाते हैं, या फिर दो अनरिलेटेड मेंबर्स के बीच में अगर मीटिंग होती है तो उसमें बनने वाली संतानों को किस प्रकार से हम दिखाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कलर नहीं कर रहा हूँ, कलर आप अपने आप कर लेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये है, एक मेल है एक फीमेल है, इनके बीच में क्या हुई, मीटिंग हुई। अब मीटिंग होने से क्या उत्पन्न होंगी, संतानें। तो संतानों को किस प्रकार से दिखाएंगे, देखिए संतानों को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ट्री को नीचे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से इसको दिखाएंगे तो ये क्या दर्शा रहा है कि इन दोनों के बीच से बनी है संतानें। अब इन संतानों में हम क्या दिखा देंगे, जैसे मान लीजिए ये सिंबल आ गया, ठीक है, और एक ये सिंबल आ गया। तो ये सिंबल क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, ये चार्ट दिखा रहा है कि इनके बीच में मीटिंग हुई, उससे बनी है संतानें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता देंगे, इसमें ऊपर पेरेंट्स तथा नीचे उनकी संतानें, ऊपर पेरेंट्स तथा नीचे उनकी संतानें, ठीक है, नीचे उनकी संतानें हैं। तो ये तो आपको पता ही है ये क्या है, ये मेल है ये फीमेल है, ये आपको बता ही रखा है हमने। तो नीचे ये क्या संतान बनी, फीमेल, और ये क्या बनी, मेल। तो ये कंडीशन हम इस प्रकार से दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास में दो पेरेंट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई डिजीज नहीं दिखाई दी, लेकिन उनकी संतान में हमें डिजीज देखने को मिल रही है, तो हम उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए चार्ट, अब मैं कलर नहीं करूंगा, कलर आप कर लीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास में ये एक मेल है, ठीक है, और ये एक फीमेल है, इनकी मीटिंग हुई, मीटिंग होकर संतान बनी। जो संतान बनी उसके अंदर आ गई डिजीज। जब उसके अंदर डिजीज आ जाती है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, देखिए इसमें आ गई डिजीज, तो डिजीज को हम दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, ये क्या आ गई, डिजीज आ गई। तो आप इसको पूरा फिल कर लीजिएगा, मैं खाली ऐसे बना के छोड़ रहा हूं इसको। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, ऊपर, ठीक है, हेल्दी पेरेंट्स तथा नीचे बीमारी ग्रस्त संतान। तो नीचे जो है वो बीमारी ग्रस्त संतान है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या है आपको पता है, ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है, और ये सिंबल किस चीज के लिए यूज किया था, रेक्टेंगल, ये यूज किया जाता है मेल के लिए। तो ये क्या बना हमारे पास, मेल है, लेकिन मेल कैसा रहेगा, बीमारी से ग्रसित, ठीक है, इसके अंदर बीमारी उपस्थित है, ठीक है, इसमें बीमारी उपस्थित है। अब मान लीजिए कि हम दर्शाना चाहते हैं कि भाई एक परिवार है जिसके अंदर 5 बच्चे हुए हैं, ठीक है, या मान लेते हैं एक परिवार है जिसके अंदर 7-8 बच्चे हो गए, जैसा कि यूजुअली हो जाता था पहले केसेस के अंदर। अगर हम पुराने फैमिली ट्रीज को देखेंगे तो उसके अंदर एक ही फैमिली के अंदर, एक ही परिवार के अंदर 6-7 बच्चे आम बात थी। तो अगर कोई परिवार है जिसके अंदर 6-7 बच्चे हैं और उनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो आप सबको एक साथ ना दिखा के एक तरीके से दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, देखिए उसको भी मैं आपको बताता हूं। तो ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया, यदि हाँ तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है डियर। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में कोई परिवार है जिसके अंदर बहुत सारी संतानें हुई हैं लेकिन उनमें बीमारियां नहीं हुई हैं, तो हम कैसे बताएंगे उसको, देखिए वही लाइट वाले कलर का सिंबल यूज करेंगे हम, और यहां पे क्या करेंगे, ये हमारे पास में है मेल, ठीक है, यहां है हमारे पास में फीमेल, वो मेल आ गया, ये फीमेल आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये तो अभी हमें हेल्दी दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनकी जो संतानें हुई उसमें से एक ऐसी संतान थी जिसके अंदर कोई बीमारी हमें दिख गई, ठीक है, जबकि 5 ऐसी संतानें थी जिसके अंदर कोई बीमारी हमें दिखी नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पर्सन है जो कि है फीमेल। अब फीमेल का कलर हमने क्या दिखा दिया, डार्क, मतलब फीमेल के अंदर बीमारी है। अब वहीं हम बात करें कि हमारे पास में 5 संतानें ऐसी थी या 4 संतानें ऐसी थी जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी। तो जब हमें सेक्सेस को स्पेसिफाई नहीं करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं,
हम यूज करेंगे यहाँ पे इस वाले सिंबल का, और उसके अंदर हम क्या बता देंगे कि यहाँ पर कोई बीमारी नहीं आई थी, तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे बता देंगे इसको हम बता देंगे, जैसे मैं नंबर देता हूँ 4, तो यहाँ पे 4 ऐसे सदस्य हैं जिनके अंदर कोई बीमारी उत्पन्न नहीं हुई, जबकि एक ऐसे सदस्य थी जिसके अंदर बीमारी थी, जिसको हमने अलग से दिखा दिया। तो ये जो 4 दिखाया है मैंने, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसी के सेक्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी आ जाएंगे। तो हम ऐसे इसको बताते हैं, यहाँ पे हम क्या बताएंगे, इसको देखिएगा, ठीक है, ऊपर पेरेंट्स, अब क्योंकि वो हमने लाइट कलर से दिखाया है तो हम क्या बता देंगे, हेल्दी, ये हो गया हेल्दी। नीचे, ठीक है, संताने, अब इसमें से क्या है, ठीक है, एक, अब सर्किल है तो मतलब क्या हुआ, फीमेल अफेक्टेड, उसके अंदर क्या है, बीमारी उपस्थित है, तथा 4, अब यहां पे सिंबल में हमने बताया नहीं है कि हमारे पास में, ठीक है, कि जो मेल है या फिर फीमेल है, ये तो सारे को हमने एक साथ दे दिया, तथा 4 संतानें, ठीक है, अनअफेक्टेड, उनके अंदर कोई बीमारी दिखाई दी ही नहीं, तो हम इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक। तो ये था हमारा पेडिग्री एनालिसिस, जिसके अंदर हम सिंबल्स का उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सिंबल्स समझ के आसानी रही होगी, ठीक है, और भविष्य में अगर इससे बना हुआ कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं पूरे के पूरे सिंबल्स को एक बार फिर से आपको रिपीट करके दिखा देता हूं, क्या क्या हमने यहाँ पे दिखाया है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ से पेडिग्री एनालिसिस के अंदर, पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने लाइट कलर से दिखाया है, तो लाइट कलर का मतलब क्या है, अनअफेक्टेड। ये हमारे पास एक हेल्दी मेल है, ये एक हेल्दी फीमेल है जिसके लिए सिंबल यूज किया जाता है, और ये जब हम 4-5 को एक साथ दिखा रहे हैं या 2-3 को एक साथ दिखा रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग सेक्सेस नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सिंबल का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं हमारे पास में कोई बीमारी उपस्थित है तो यहाँ पे मेल, फीमेल तथा सेक्स जो दूसरे बच्चे हुए हैं उनके अंदर हम इसको डार्क कलर से दिखाते हैं। फिर हमने मीटिंग की बात की थी, अगर मीटिंग होती है तो क्या होता है, तो अगर हमारे पास में 2 अनरिलेटेड मेंबर्स हैं, मतलब मान लीजिए कि एक अलग परिवार की महिला है और एक अलग परिवार का मेल पुरुष है, उनके बीच में विवाह होता है, तो उनके बीच में जो बच्चे होंगे उनके लिए हम सिंगल लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक ही परिवार है लेकिन दूर के उसके अंदर कजन्स हैं, तो उनके बीच में अगर विवाह होगा तो उसमें हम डबल लाइन से दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आगे यूज करते हैं सिंबल्स को। तो अगर हमें दिखाना है कि संतानें किस तरह से दिखाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो हम इस तरह से चार्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने मेल दिखाया, यहाँ फीमेल दिखाया, सिंगल लाइन दिखाई है, इसका मतलब क्या है, अनरिलेटेड मेंबर्स के बीच में ये हुआ है। अब इनके साथ में जो है नीचे की तरफ आप देखेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, ये मेल है, सॉरी ये फीमेल थी और ये मेल है जो भी अनअफेक्टेड आई है। अब हम दिखा रहे थे कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास मेल और फीमेल हैं जिनके बीच से जो संतान उत्पन्न हुई उसके अंदर बीमारी हो जाती है, तो हम किस प्रकार से दिखाते हैं, ये मेल का सिंबल दिखा दिया, ये फीमेल का सिंबल दिखा दिया और बीच में ये दिखा दिया हमने अफेक्टेड संतान, ठीक है। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, या सारी संतानें जो हैं आपकी अफेक्टेड हो सकती हैं, तो हम इसको डायमंड शेप वाले डायग्राम से दिखा सकते हैं, ठीक। ऐसे ही हमने इधर की तरफ दिखाया है कि अगर हमारे पास में मान लीजिए 5 सदस्य हैं एक परिवार के अंदर, जिसमें से जो है एक संतान तो ऐसी हुई जिसके अंदर बीमारी हुई और 4 के अंदर बीमारी नहीं हुई, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम इस प्रकार से दिखाएंगे। तो हमने फीमेल को तो कर दिया अलग यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारे पास में पेडिग्री एनालिसिस, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं बीमारियों के बारे में कि बीमारियां हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। यदि आपने ये नोट कर लिया तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। बेटा नोट कर लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट कि जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से हैं हमारे पास में और क्या होते हैं उनको। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था जेनेटिक डिसऑर्डर क्या क्या थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम लोग समझ लेते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे नेक्स्ट आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किनको हम कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि
मेंडल के नियमों का पालन करते हुए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, वे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, इनका जो कारण होता है वो होता है किसी जीन के अंदर कोई परिवर्तन हो जाना। ठीक है, तो हम बताते हैं। ठीक है, जब कोई जेनेटिक जब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मेंडल के नियमों का पालन करते हुए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जनरेशन में, इसको ट्रांसफर की जगह पे हम लिखेंगे वंशागत होते हैं। वंशागत होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो उन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कह देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको आसानी से पता लगाया जा सकता है किसका उपयोग करके? पेडिग्री एनालिसिस का उपयोग करके हम आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? देखिए, इन डिसऑर्डर्स की वंशागति का अध्ययन पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से किया जा सकता है। तो अगर हमें इनका अध्ययन करना है तो हम सिंपली किसका उपयोग करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस का उपयोग करेंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं अध्ययन करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का? तो देखिए, जैसे हमारे पास में है हीमोफीलिया। हम हीमोफीलिया के केस के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हम इसके लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में थैलेसीमिया है, हम इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम थैलेसीमिया के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, एटसेट्रा। हम इन बीमारियों के अध्ययन के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? हम उपयोग कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस का। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं पहले हीमोफीलिया से, कि हीमोफीलिया क्या होता है। और हीमोफीलिया को एक नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है रॉयल डिजीज। अब रॉयल डिजीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी एक रॉयल फैमिली के अंदर ये डिजीज हमें देखने को मिली, इसलिए हम इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब वो रॉयल डिजीज क्या है? ठीक, वह है हीमोफीलिया। इसको रॉयल डिजीज क्यों नाम देखने को दिया गया? उसका कारण होता है क्वीन विक्टोरिया। आपको पता है इंग्लैंड के अंदर जो क्वीन विक्टोरिया का परिवार है उसको हम रॉयल परिवार कहते हैं। ठीक है, तो इनकी फैमिली के अंदर ये हमें डिजीज देखने को मिली थी पहली बार, इसलिए हमने इसको रॉयल डिजीज नाम दिया था। और जो हीमोफीलिया हमें यहाँ पर देखने को मिला है, इसका कारण भी क्वीन विक्टोरिया ही थी, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनकी संतानें जो हैं लगातार इस बीमारी से ग्रसित होती चली गई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके हम एग्जाम्पल्स को लेते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? हीमोफीलिया की। तो पहला होता है आपका हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया, इसको हम क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। तो देखिए, हम इसको क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। मैंने आपको बताया था अभी, इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा।
तो सबसे पहली चीज तो ये जो हमारे पास बीमारी है ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंतर्गत आती है। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? यदि कोई बीमारी आपके सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा होती है तो उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड वंशागति या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे यह जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। तो हम क्या बताते हैं, यह एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। रेसेसिव डिजीज है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, अब ये जो बीमारी है बेसिकली अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो इसके अंदर मुख्य कारण होता है इस बीमारी का संतान में जाने का महिला। ठीक है, तो हमारे पास में जो महिला है वो यहाँ पर कैरियर की भांति काम करेगी और उसके जो संतानें होंगी, स्पेसिफिकली हम पुरुष की बात करेंगे, उसके अंदर ये बीमारी देखने को मिलेगी। ठीक है, महिलाओं के केस के अंदर ये बीमारी बहुत 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 ज्यादा रेयर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तभी ये पॉसिबल होगा कि जब पुरुष आपका हीमोफीलिया से ग्रसित हो और महिला उसकी कैरियर हो। तो ऐसे में हमारे पास जो महिला संतान बनेगी उसके 50% चांस हो जाते हैं कि वह आपकी इस बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित रहेगी। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो पुरुष होता है इसके अंदर यह बीमारी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं विकराल रूप ले लेती है और वो अपनी जनन अवस्था में पहुंचने से पहले ही मृत हो जाता है। ठीक, तो इसके अंदर हम बताते हैं, देखिए यह एक अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से उनके ठीक है मेल संतानों में वंशागत होती है। ठीक है, अभी हमारे पास में ये जो होता है इसमें सबसे बड़ा क्या दुष्परिणाम होता है इस बीमारी का? इस दुष्परिणाम ये होता है इस बीमारी का कि जो हमारे पास पर्सन है उसके अंदर एक प्रोटीन नहीं बन पाती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है उनमें से एक प्रोटीन इसके अंदर बन नहीं पाती। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास में पर्सन रहेगा उसमें अगर हल्का सा भी कोई इंजरी होती है तो उससे रक्त का बहाव होता रहेगा और अंततः रक्त की हानि के कारण जो पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो हम बताते हैं, ठीक है, इस अवस्था में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इस डिसऑर्डर में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को बनाने वाली प्रोटीन, सही नहीं बनती, जिसके फलस्वरूप अफेक्टेड पर्सन में चोट लगने के कारण निरंतर रक्त का बहाव होता रहता है। अब क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होगा, रक्त का बहाव होता रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे डेथ हो सकती है पर्सन की। ठीक,
ये जो हमारे पास में हीमोफीलिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस होती फीमेल होती है जो कैरियर की तरह से काम करेगी, ठीक है, वे डिजीज को अपने सन्स के अंदर ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक, कि जो हमारे पास में फीमेल यहाँ पर होगी वो हीमोफिलिक बनना उसका बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में एक मेल और एक फीमेल दोनों ही इस बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है। तो हम सिंपल सा बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, हीमोफीलिया में मेल हमेशा ग्रसित होते हैं, जबकि फीमेल ज्यादातर कैरियर ही होती हैं, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो बीमारी होती है, क्योंकि हमने बताया कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो ये आपके किस क्रोमोसोम के साथ जुड़ी रहती है, तो हम बताते हैं यह डिजीज एक्स क्रोमोसोम, अब एक्स क्रोमोसोम क्या है, ये है सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम के कारण होती है। अब इसके अंदर हम आगे बात करेंगे कि हमारे पास ये एक्स क्रोमोसोम किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभाता है, उसको हम समझेंगे। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर कि बीमारी किस प्रकार से वंशागत होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में अगर हम दिखाएंगे यहाँ पर जो फीमेल है वो कैरियर है, देखिए कैरियर जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, देखिए फीमेल का जो आपके पास में जाइगोट होता है वो क्या होता है, एक्स और एक्स, ठीक है। अगर कैरियर रहेगी तो एक के ऊपर हम इस प्रकार से दिखा देंगे, ये उपस्थित है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में डॉट वाला कि यहां पर हीमोफीलिया वाले लक्षण उपस्थित है इस एक्स क्रोमोसोम में। अगर हम दिखाएं यहां पर अफेक्टेड फीमेल, जो हमारे पास फीमेल है वो अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड फीमेल के अंदर हमारे पास दोनों ही एक्स क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। जो मेल रहेगा वो हमेशा अफेक्टेड ही रहेगा, वो कैरियर की तरह से काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर ये तभी दिखाई दे सकती है क्योंकि रेसेसिव डिजीज है, तो रेसेसिव अपने आप को तभी प्रदर्शित कर सकता है जब दोनों हमारे पास में क्रोमोसोम के पास में सेम टाइप का जीन उपस्थित हो। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास केवल इस वाले क्रोमोसोम के पास ये जीन उपस्थित है, लेकिन इसके पास ये नहीं है, तो क्योंकि इसके पास नहीं है ये, तो यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा। जबकि इस वाले केस में हम बात करें तो इसके पास में भी ये हमारे पास में उपस्थित है और इसके पास में भी ये उपस्थित है, इसीलिए जो फीमेल है वो अफेक्टेड हो जाएगी। लेकिन मेल की केस में हम बात करें तो जो अफेक्टेड मेल रहेगा उसके अंदर हमेशा एक्स ये वाला रहेगा और ये वाई रहेगा, तो वाई के अंदर तो ये उपस्थित होता ही नहीं है, लेकिन एक्स के अंदर उपस्थित होता है, तो इसलिए ये हमारे पास में देखने को मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये हमारे पास में अवस्था आ जाएगी इस प्रकार से, तो ये हमारे पास पर्सन रहेंगे जिनके अंदर ये इस प्रकार की बीमारियां होंगी। अब थोड़ा सा वंशागति को देख लेते हैं, इसकी वंशागति किस प्रकार की होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये मेल ऐसा है फीमेल ऐसी है तो कैसी संतान होगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, और वो क्या आया था देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है, ये बोर्ड के अंदर भी आ जाता है आपके पास, तो क्वेश्चन कैसा होता है देखिएगा, एक महिला का विवाह एक हेल्दी मेल से होता है,
होता है जिसमें उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में सभी फीमेल हीमोफीलिया की कैरियर थी, जबकि सभी मेल डिजीज से पीड़ित थे। सभी मेल डिजीज से पीड़ित थे। इस जोड़े में महिला की हीमोफीलिया के लिए क्या स्थिति थी? तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, देख लीजिए ध्यान से, कि एक महिला का विवाह किया गया एक हेल्दी मेल से, जिससे उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में सभी फीमेल हीमोफीलिया की कैरियर बनी, जबकि जो मेल थे उन सभी के अंदर डिजीज हुई। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास महिला की स्थिति क्या थी हीमोफीलिया के लिए। देखिए हमने तो मेल बता दिया, मेल तो था हेल्दी, मेल के अंदर कोई डिजीज थी नहीं, लेकिन संतानों के अंदर जो मेल आए उसके अंदर हीमोफीलिया की डिजीज देखने को मिली, जबकि फीमेल कैरियर बन गई। तो अब आपको बताना है कि क्या स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो चार्ट है वो क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ देखेंगे। देखिए कैरियर के अंदर ये वाली अवस्था होगी, अफेक्टेड फीमेल के अंदर ये वाली अवस्था होगी, और अफेक्टेड मेल के अंदर ये वाली अवस्था होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था उसके अंदर क्या देखा था। तो अब इसका हम चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट कैसे बनाएंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया सबने? ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यदि हाँ तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में संतान बता देते हैं पहले हमारे पास। देखिए एक संतान ये हम दिखा देंगे, ठीक है, एक ये मेल दिखा देंगे, इधर फिर से एक संतान दिखा देंगे फीमेल, और ये एक मेल दिखा देंगे। तो 50% मेल 50% फीमेल ये चांसेस हमारे पास रहते ही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए फीमेल तभी कैरियर बन सकती है जब इसके पास में ये उपस्थित हो। ठीक है, एक के पास, और जो मेल है वो तभी आपका अफेक्टेड हो सकता है जब एक्स क्रोमोसोम आपका अफेक्टेड हो। अब यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं कि पेरेंट्स कैसे रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में एक्स है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं फीमेल को ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे दिखा दूं मेल को। अभी हम मेल दिखा रहे हैं हेल्दी, फीमेल का हमें पता नहीं है, तो अभी इसको हम ऐसे नहीं दर्शा रहे हैं कि इसके अंदर कोई बीमारी थी नहीं थी। अब हम चार्ट के थ्रू समझेंगे क्या होगा। अगर मेल से एक्स यहाँ पर आता है, ठीक है, और एक एक्स वहां से आ रहा है, और फीमेल हमारी कैरियर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एक्स कैसा होगा, ये अफेक्टेड होगा, तभी इसके अंदर हमारे पास ये ऐसा आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं इस वाले केस के अंदर। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास में ये हम दिखा रहे हैं कि ये आ रहा है मेल से। ठीक है, अब ये मेल से आ रहा है, तो फीमेल से हम दिखा रहे हैं कि फीमेल से ये वाला एक्स आ रहा है, मान लीजिए। ठीक है, और अगर ये वाला एक्स फीमेल से आ रहा है तो ये भी कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। ये वाला एक्स भी कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल से मेल बनने की प्रोसेस को। तो यहाँ पे ये जो मेल है वाई तो केवल यहीं से आएगा। ठीक है, अब ये चांसेस है 50% की यहां से आ सकता है। ठीक है, और यहां से ये वाई आ रहा है, और 50% चांस है ये यहां से आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमें तभी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है जब हमारे पास में फीमेल के दोनों एक्स अफेक्टेड हो। तो महिला की हमारे पास में स्थिति क्या हो जाएगी हीमोफीलिया के लिए, महिला की स्थिति हो जाएगी हीमोफीलिया के लिए कि जो महिला है वो यहां पर हीमोफीलिया से ग्रसित है, महिला हीमोफीलिया से ग्रसित है, तभी हमें ये संतानें ऐसी देखने को मिलेंगी।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? आंसर हो जाता है महिला हीमोफीलिया से हीमोफीलिया से ग्रसित है, इसलिए सभी नर संतानों में डिजीज मिलती है तथा सभी फीमेल संतान कैरियर बनती है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था ये केस बहुत रेयर होता है, उसके अंदर डिजीज मिले। तो सही बात है, आपका ये केस रेयर होता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए हम किसी रेयर चीज को नहीं देखते। फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो डियर, आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। बाकी टॉपिक्स को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और याद रहे कि आपका इसी हफ्ते के अंदर शायद ये हमारा प्रोजेक्ट समाप्त हो जाए, तो आप लोगों का टेस्ट भी होगा। जितना आपको पढ़ा दिया गया है उसी के आधार पर वो टेस्ट होगा, तो आप लोग उस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर करते हैं यहाँ पे समाप्त। कल फिर मिलेंगे और देखेंगे आगे नई डिजीजेस के बारे में और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक।